जय हिंद फ्रेंड्स हम लोग अम्ल क्षारक और लवण के पूरे क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं। उनमें से हम लोग अम्ल क्षारक और लवण का जो भी अंदर का क्वेश्चन था, जितना भी अंदर में प्रश्न दिया हुआ, सारा प्रश्न को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है और उसका हर एक क्वेश्चन का और हर एक आंसर का एक्सप्लेनेशन हम लोग समझ चुके हैं और यहाँ तक कि आप लोगों को उसका नोट्स भी बिल्कुल अपनी भाषा में मिल चुकी है और आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी लेते जा रहे हैं और अपने नोट्स भी बनाते जा रहे हैं। तो आज हम लोग अम्ल क्षारक और लवण का अभ्यास क्वेश्चन और उसका आंसर का एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसी तरह आप लोगों को नोट्स इसका भी मिलते जाएगा। जो भी क्वेश्चन का हम एक्सप्लेन करेंगे ना, उसका आंसर जो है डिस्प्ले कर दिया जाएगा। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप लोग क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में उसको उतार लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। यदि आप लोगों के पास बुक होगा तो बुक निकाल लीजिए, बहुत ही हेल्प होगा, क्योंकि बुक होगा तब क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है, 4 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच समझौता क्या होगा। आप गौर से यदि क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे या कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो आप लोग आंसर दे दिए होंगे। यहाँ पूछा गया कि कोई विलयन है, क्या है, कोई विलयन है और ये विलयन जो है ना लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो बताइए लाल लिटमस को नीला कौन करता है। लाल लिटमस को नीला सिर्फ वही करता है क्षारक, क्योंकि हम लोग उसका कॉन्सेप्ट अनिल के माध्यम से पूरी तरह से समझ चुके हैं। अनिल के माध्यम से एक नाम हम लोग देखे थे कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो क्षारक जस्ट उसका उल्टा करेगा कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। और यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है कि लाल लिटमस पेपर को कौन नीला करता है। तो लाल लिटमस पेपर को नीला करने का अधिकार सिर्फ किसके पास होगा, तो वह सिर्फ क्षारक के पास होगा। किसके पास होगा, क्षारक के पास होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना आप लोगों को अम्ल और क्षारक ऑप्शन में ही नहीं दिया है, यहाँ पर पीएच वैल्यू ऑप्शन में दे दिया है। अब पीएच वैल्यू से आप लोगों को पता करना है। तो पीएच स्केल तो आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग आंसर को टिक कर भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बताते हैं कि जो पीएच स्केल डेवलप किया गया था सोरेनसन के द्वारा, उसका वैल्यू 0 to 14 तक होता है ना। 0 to 6 तक अम्ल होता है और 8 to 14 तक क्षारक होता है और 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। तो आप लोगों को क्षारक चूज करना है, क्योंकि क्षारक ही ना लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो आप यहाँ ऑप्शन में देखिए, एक ऑप्शन है 1, एक है 4, एक है 5 और एक है 10। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 क्षारक होता है। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया, अम्ल और क्षारक भूल जाए और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग एक फंडा अपनाइएगा कि आप लोग 2 भाइयों के बीच में हम लोग पीएच स्केल पढ़े थे, वहाँ पर डिवीजन किए थे। एक अम्ल था, एक क्षारक था। अम्ल का हिस्सा था कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 6 तक, और क्षारक का हिस्सा था 8 से 14 तक और 7 उसकी माँ का हिस्सा था। तो आप लोग सिर्फ यही याद रखिएगा कि जब भी वैल्यू कोई भी एक डिफरेंस रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा, एक न एक वैल्यू डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर देखिए 1, 4, 5 ये सारा का सारा एक भाई का और 10 जो है सो अलग भाई का। हम फिगर से समझा देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। 0 to कितना होता है, 14 होता है ना। यहाँ से लेकर के 6 तक अम्ल होता है, 8 से लेकर के 14 तक क्या होता है, क्षारक होता है क्षारक, और ये अम्ल होता है। और ये क्या होता है, उदासीन होता है ना। तो आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना। ऑप्शन में आप देखिए कि वहाँ पर दिया 1, 4, 5 तो यही होगा, 1, 4, 5 यही होगा, यानी इधर ही होगा, एक साइड होगा। लेकिन 10 जो एक दे दिया वो डिफरेंस दे दिया है, इधर का वैल्यू दे दिया है। तो यदि आप लोग ये फंडा भूल जाएं, मान ले, ऐसा तो भूलना नहीं चाहिए, लेकिन यदि दिमाग में नहीं याद आ रहा है, कुछ और बात चल रही है, पुरानी बातें चल रही है, तो कोई बात नहीं, आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा। नंबर को देखिएगा कि 7 से कम कितना नंबर है और 7 से अधिक कितना नंबर है। यदि 7 से कम ऑप्शन में 3 रहेगा, 3 डिजिट रहेगा, तो उसको छोड़ करके 7 से ऊपर का मार दीजिएगा। यदि 7 से ऊपर ऑप्शन 3 रहेगा तो आप लोग नीचे वाला मार दीजिएगा। समझ गए। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं।
कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? जो अंडा होता है ना फ्रेंड्स, ये अंडा, तो अंडा का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। उसको पीस करके क्या किया जाता है? कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न कर दिया जाता है और चूने के पानी को वह गैस दूधिया कर देता है। तो बोला गया कि इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में HCl होता है। क्या होता है? HCl। अब देखिए NaCl जो है सो नमक का फॉर्मूला है और नमक तो होगा नहीं, ये तो हम लोग पता है। LiCl जो है लिथियम क्लोराइड, ये भी नहीं होगा। पोटेशियम क्लोराइड, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो है सो धातु के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? धातु के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन HCl एक तरह का यम्ल है और यम्ल ही ऐसा, अम्ल में ही ऐसा फीचर्स पाया जाता है जो उसे दूधिया कर देता है। तो ये तो समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर पलटिएगा 38। वहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि NaOH का 10 विलयन HCl के 8 विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाती है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन समझे होंगे? नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि NaOH का 10 विलयन HCl के 8 विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH का, किसका? NaOH का 10 विलयन पूर्णतः 8 विलयन HCl से उदासीन हो जाता है। तो पूछा गया है कि NaOH के उसी विलयन का 20 ml हम लें तो उसे उदासीन करने के लिए कितना HCl लगेगा? तो NaCl का यदि हम 20 ml लेते हैं तो उसको उदासीन करने के लिए हमको कितना लगेगा? तो 8/10 × 20, इसको काटेंगे 2, 8 2 जा 16 ml। आप समझे? आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा फार्मूला लगा दिए या क्या कर दिए। आप ये कि नियम पढ़े होंगे, 7 में मैथ्स में पढ़े होंगे। वहाँ पर जो भी निकालना होता है ना, उसको हमेशा दाहिना साइड लिखा जाता है। किधर? दाहिना साइड लिखा जाता है, कॉपी के दाहिना साइड में। यहाँ पर हम लोगों को निकालना है HCl का वैल्यू, यानी 20 ml में कितना HCl लगेगा ताकि वह उदासीन कर देगा। तो HCl का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग क्या किए? HCl को दाहिना साइड लिखे, 8 HCl लिखे ना, और इसी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं? 8 का 8 ले देते हैं और इसको एक नियम है, ये अपने से नहीं बता रहे, एक नियम आप पढ़े होंगे। और ये 10 जो है उसको बट्टा मिलाते हैं और ये जो है सो मल्टीपल में चल जाता है। इस तरह इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आंसर कितना आया? 16 ml। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? ये बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत लड़का लोग जो है सो पार्टी में जाता है, लड़कियां पार्टी में जाती है, खाती है, कस के पेट खराब होता है, फिर आता है, फिर बाथरूम आना जाना लगा रहता है। इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए। लेकिन यहाँ पर जो है आप खुद ही आंसर समझ गए होंगे क्योंकि आप पढ़े हैं। आंसर समझ गए कि यहाँ पर जो है पेट जो खराब होता है यम्ल की वजह से होता है और उसको हम लोगों को उदासीन करने के लिए एंटासिड क्षारक लेना पड़ता है। और क्षारक क्या है? तो एंटासिड एक तरह का क्षारक है जिसको हम लोग खाएंगे तो हम लोगों का पेट खराब हो जाएगा। जो अनपच हुई है ना वो अनपच ठीक हो जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक तो एक प्रतिजैविक है, यह बीमारी को ठीक करेगा। एनाल्जेसिक पीड़ाहारी है यह, यानी यदि दर्द वगैरह होता है तब वहाँ इसका यूज किया जाता है। और यह एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी है, वो जो बीमारी को ठीक करता है या जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया उससे लड़ने का काम करता है। तो ये 3 गो तो वैसे ही छट गया, 3 गो ऐसे ही छट गया, बच गया एक उसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ध्यान से देखिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। पहले शब्द समीकरण लिखना है,
पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो शब्द समीकरण लिखना है कि तनु HCl अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है। यहाँ पर जो है सो आप लोगों को रिएक्टेंट दिया हुआ है और प्रोडक्ट आप लोगों से पूछ लिया, यानी अभिकारक आप लोगों को दिया हुआ और उसका उत्पाद पूछ लिया। जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि तनु HCl अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ? जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या बनता है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हैं और ये भी जानते हैं कि कोई भी लवण जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये इसके साथ मिल जाएगा। तो यहाँ जिंक जो है सल्फेट के साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ना, ये तो आप लोगों को पता है ना। जो अचार खराब हुआ, चाहे कोई दही खराब हो जाता है, कोई खट्टा पदार्थ खराब हो जाता है किसी बर्तन में, जो धातु के बर्तन में रखने पर क्यों हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, इसीलिए ये बदमाश भूत है ये हाइड्रोजन गैस हुआ। यहाँ पर वही करना है कि हम लोग वही रिएक्शन को लिख दिए और रिएक्शन करने के बाद जो इसका उत्पाद आया उस उत्पाद को लिख दिए। अब बोला गया कि इसका बैलेंस कीजिए, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना एलिमेंट इधर रहता है उतना एलिमेंट इधर करना है, दोनों साइड एलिमेंट की संख्या को इक्वल कर देना है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो इक्वल है भाई। जिंक 1 है तो जिंक यहाँ भी 1 है, SO4 1 है तो SO4 यहाँ भी 1 है, यानी दोनों साइड इक्वल है। डैट मीन्स ये इक्वेशन जो है सो बैलेंस है। समझ गए। दूसरा देखिए, दूसरा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो फार्मूला पता ही होगा। मैग्नीशियम के साथ ही अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है, वही फॉर्मेट भाई, ऊपर का ये फॉर्मेट है। ये जो है सो एक धातु है, ये एक तरह का अम्ल है, ये भी धातु है ये भी अम्ल है। यहाँ भी वही होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, धातु जो है सो क्लोरीन के साथ मिल जाएगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करने के लिए बोल दिया है कि बैलेंस कीजिए। बैलेंस क्या है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ भी हम लोग 2 कर देंगे, लेकिन यहाँ 2 किया, अब क्लोरीन का बैलेंस गड़बड़ा नहीं, क्लोरीन हाँ ठीक तो 2 हो गया, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, एक तरह से बैलेंस हो गया। आप देख लीजिए बैलेंस हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है और उसका बैलेंस इक्वेशन निकालना है। लिखते हैं हम लोग, क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का तो फॉर्मूला होता है H2SO4। जब यह एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनता है। यहाँ पर देखिए भाई, एल्युमिनियम एक तरह का धातु है, ये SO4 के साथ मिल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये Al2SO4 के होल 3। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 कहाँ से आ गया, यहाँ 3 कहाँ से आ गया। तो आप लोग क्लास 9th में फार्मूला बनाने के लिए सीखे होंगे, फार्मूला बनाने के लिए सीखे होंगे कि एल्युमिनियम का वैलेंसी जो होता है 3 होता है और सल्फेट का वैलेंसी जो है 2 होता है। ये वैलेंसी एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाता है और वह क्या बन जाता है, एक तरह का फार्मूला बन जाता है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में ही, तो ये समझ गया कैसे लिखा गया। उसके बाद हाइड्रोजन गैस यहाँ भी रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, एल्युमिनियम यहाँ 2 है लेकिन एल्युमिनियम यहाँ 3 है, यहाँ पर सल्फेट 3 है तो यहाँ पर हम लोग 3 कर देते हैं। 3 सल्फेट है तो 3 कर दिए तो यहाँ भी 3 सल्फेट हो गया, लेकिन यहाँ पर सल्फेट 3 हो गया और यहाँ भी 3 है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, 3 दूना 6, तो यहाँ पर हम लोग 3 कर देते हैं, 3 दूना 6, 6 हो गया। एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 कर देते हैं, 2 एल्युमिनियम। अब देखिए बैलेंस हो गया, 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, 3 सल्फेट 3 सल्फेट, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बैलेंस हो गया। आप बैलेंस करके देख लीजिए।
बैलेंस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, तब क्या होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ, लोहा का फॉर्मूला होता है Fe और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जब यह रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, तो Fe है HCl, तो FeCl3 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। अब इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे इसको हम लोग, 3 2 6 6 2 2 हाइड्रोजन कितना है यहाँ 3, बस बैलेंस हो गया। देखिए 2 आयरन हो गया, 2 आयरन हो गया, 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया, 6 क्लोरीन हो गया, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये क्वेश्चन एक तरह से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बैलेंस करना और इस तरह के इक्वेशन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में देखिए और अच्छा से इसको कर लीजिए। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है और पूछ लेंगे। मान ले कि यह चारों क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए और आप लोगों को आए ही नहीं, तो आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन छूट गया ना। और 4 नंबर का क्वेश्चन छूटने का मतलब ये है कि आप अपने पड़ोसियों से पीछे हो जाएंगे, और पड़ोसियों से जब पीछे हो जाएंगे तो भले ही आप टॉप किए अपने स्कूल में, लेकिन आप पड़ोसियों से 1 नंबर भी पीछे हैं तो आप लोगों को ताना सुनने को मिल जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और घर में भी बनाने की कोशिश कीजिए। बिना घर में बैठे रहिएगा तो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ सीखने को मिलते रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है, क्यों। वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। तो कोई अल्कोहल है, मान लेते हैं कि ये अल्कोहल है और ये ग्लूकोज, इसमें अल्कोहल है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें अल्कोहल है और इसमें ग्लूकोज है, ठीक। लेकिन बोला गया कि इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हम फार्मूला लिखते हैं तो C6H12 वो 6 होता है। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, तो एक तरह से ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या ये एक तरह से अम्ल होना चाहिए ना, अम्ल, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। इसको भी हम लोग यदि अल्कोहल का फार्मूला लिखते हैं तो कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं हम लोग, कोई भी अल्कोहल जैसे C2H4 वो H, ये भी एक तरह का अल्कोहल ही है, ये अल्कोहल है, इसको भी हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ भी देखते हैं कि इसमें H है, यहाँ भी H है, लेकिन बात है कि यहाँ जो लिखा गया है इन दोनों में हाइड्रोजन है, लेकिन बात है कि यह जो है यम्ल क्यों नहीं है। तो यम्ल इसलिए नहीं है क्योंकि यह H+ आयन नहीं देता है, ना तो ये H+ आयन देता है और ना ही ये H+ आयन देता है। आयन देना पड़ेगा, जब तक आयन नहीं देगा H+ आयन तब तक वह अम्ल ही नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा, यम्ल नहीं कहलाएगा। यही वजह है कि इसमें H+ आयन यानी हाइड्रोजन होने की वजह से भी, हाइड्रोजन है फिर भी इसमें अम्ल नहीं है, क्योंकि इसमें H+ आयन नहीं होता है। ये क्वेश्चन समझ गए, इसका आंसर लग गया होगा, आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है। आश्रित जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल में होता है। एक है आश्रित जल, इसमें जो है सो आश्रित जल है, आश्रित जल जिसको हम लोग शुद्ध जल कहते हैं, और एक है वर्षा जल, एक है वर्षा जल, एक जगह यहाँ पर एकत्र होता है। अब बोला गया है कि आश्रित जल में विद्युत का चालन होता नहीं है, लेकिन वर्षा जल में विद्युत का चालन हो जाता है, क्यों। तो एक बात समझिए, आश्रित जल जो है यह शुद्ध होता है, और शुद्ध होने की वजह से आश्रित जल में यानी शुद्ध जल में H+ आयन नहीं होती है। कौन सी आयन, H+ आयन नहीं होती है, लेकिन वर्षा के जल में H+ आयन होती है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा, अम्लीय प्रवृत्ति का। जब बारिश होती है ना तो
हमारे वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड ये सब मिल जाता है वर्षा के पानी से, जिसकी वजह से ये थोड़ा अम्लीय हो जाता है और इसमें H+ आयन मिल जाती है, H+ आयन हो जाता है। यही वजह है कि यह विद्युत का चालन करेगा और यह विद्युत का चालन नहीं करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि विद्युत का चालन करने के लिए H+ आयन होना चाहिए किसी भी यौगिक में, चाहे H3O+ आयन, H3O+ आयन, ये H3O+ आयन, दोनों तो एक ही है, दोनों में से कोई होना चाहिए, दोनों एक ही है, H+ को या H3O+ को, दोनों एक ही है, ये सब होना चाहिए। यदि नहीं है तो वह विद्युत का चालन नहीं करेगा, है तो विद्युत का चालन करेगा। तो ये क्वेश्चन समझ गए। अब है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? कैसे होगा भाई? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय कैसे होगा? क्योंकि जल की अनुपस्थिति में जब जल ही नहीं रहेगा, और ये H+ आयन हम लोग पहले ही जानते हैं कि H+ आयन अकेला कभी नहीं रहता है, या हमेशा जल के साथ जुड़ा रहता है, ये तो हम लोग को पता है और जानते हैं, कॉन्सेप्ट में भी पढ़े, थ्योरी में भी पढ़े। तो जब जल ही नहीं रहेगा तो H+ आयन कहाँ से आएगा? और जब H+ आयन ही नहीं रहेगा तो उसको हम लोग योग्य अम्ल कैसे कहेंगे? वह अम्ल ही नहीं होगा। समझ गए आंसर ना, कि कोई भी यौगिक को, चाहे किसी भी तरह के पदार्थ को अम्ल होने के लिए उसमें H+ आयन होना चाहिए। यदि H+ आयन नहीं है तो वह अम्ल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा गया कि जल की अनुपस्थिति में, तो H+ आयन हमेशा जल के प्रेजेंस में ही होता है। जब जल ही नहीं रहेगा तो वहाँ H+ आयन अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से वह नहीं रहेगा। क्वेश्चन समझ गए, आंसर भी समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि 5 विलयन आपको दिया गया है ABCDE, जब सार्वत्रिक सूचक में जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं, तो कौन सा विलयन कौन होगा? सबसे आसान क्वेश्चन, अभ्यास में यदि देखा जाए तो यह सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। आप pH वैल्यू का, pH स्केल का वैल्यू पढ़ ही चुके हैं, आप उसी से खुद मिला लीजिए। उदासीन का pH वैल्यू कितना होता है? 7 होता है, 7 मार दीजिए। परबल क्षारीय और परबल अम्लीय, हम pH स्केल जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ हम बताए थे, ध्यान से देखिएगा, इधर फिर से हम बता देते हैं थोड़ा शॉर्ट में। ये pH स्केल है, pH स्केल है 0, 7, 14 है ना। हम क्या बोले थे कि यदि 14 से इधर हम लोग जाते हैं तो क्षारक की प्रवृत्ति बढ़ते जाता है, क्षारक जो है परबल होते जाता है, परबल क्षारक, जब हम लोग इधर जाते हैं तब परबल क्षारक होते जाता है। लेकिन जब हम लोग इधर जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7 से, तब इधर परबल अम्ल होते जाता है, परबल अम्ल होते जाता है। ये परबल अम्ल होते हैं, इसको तो हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि परबल क्षारीय कौन होगा? तो परबल क्षारीय वही होगा जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा भाई, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वही ना परबल क्षारीय होगा। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन है? 11 है, वैल्यू कितना? 11 है, तो परबल क्षारीय का वैल्यू 11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है परबल अम्लीय कौन होगा? तो परबल अम्लीय वही होगा जिसका वैल्यू सबसे कम होगा, सबसे कम होगा उसी का ना परबल वैल्यू होगा भाई। तो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू क्या है? 1 है, तो परबल अम्लीय कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब है दुर्बल अम्लीय कौन होगा? तो 1 से थोड़ा जो ऊपर होगा वह दुर्बल होगा, तो 1 से थोड़ा ऊपर कौन होगा? 4 होगा, तो 4 होगा। अब है दुर्बल क्षारीय कौन होगा? दुर्बल क्षारीय कौन होगा? जो 11 से थोड़ा सा कम होगा, तो 11 से थोड़ा सा कम कौन है? 9 है, तो 9 होगा। समझे कि नहीं? अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी हाइड्रोजन आयन किसमें ज़्यादा पाया जाएगा, किसमें कम पाएगा, उसको आरोही क्रम में सजाने के लिए बोला है। तो हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा अम्ल में पाया जाता है, ये तो हम लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं और फिर अभी पढ़ेंगे। हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा अम्ल में पाया जाता है, इसलिए सबसे कम वैल्यू जिसका रहेगा H+ आयन की वैल्यू सबसे ज़्यादा उसी का होगा ना। लेकिन यहाँ आरोही क्रम में बोला है, तो आरोही क्रम में बोला है तो सबसे ज़्यादा किसका है, यानी सबसे कम किसका होगा? कम से ज़्यादा की ओर, आरोही मतलब कम से ज़्यादा, तो सबसे कम हम लोग लिखेंगे 11 का।
उसके बाद 9 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 1 है, वही ना है। हाँ 11 9 7 4 1, 11 9 7 4 1, बस आंसर हो गया। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रखनली ए बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक यम्ल तथा प्रखनली बी में एसिटिक यम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस प्रखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 एसिड दे दिया गया, एक HCl है, एक क्या है एसिटिक यम्ल CH3COOH। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अम्लीय जो होता है ना वह HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे ज़्यादा HCl है, इसलिए वह उसमें क्या होगा, किस प्रखनल अधिक तेजी से उसमें अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में निकलेगा, और हाइड्रोजन जितना अधिक निकलेगा उतना अधिक बुदबुदाहट होगी। तो HCl में सबसे अधिक बुदबुदाहट होती है। ये समझ गए। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ इतना लंबा दे दिया है। आप लोग यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ग्वाला की बात आ गई, दूध दाध जो भी है, दूध दही, उसका बात है कि ताज़े दूध के pH का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH का मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। ताज़ा दूध है, कोई भी ताज़ा दूध हम लोग ले लेते हैं, छाप के हम लोग थोड़ा ज़्यादा समझते हैं। ताज़ा दूध है, इसमें मान लीजिए बर्तन में ताज़ा दूध रखा हुआ, प्योर, मुंह में पानी आ गया, क्या करें? इसका pH वैल्यू कितना है? 6 है। ताज़े दूध का pH वैल्यू 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? इसका pH वैल्यू 6 है, लेकिन दही जो ही बनती है, हमको पता है, हम लोग दही खाए हैं, दूध पिए हैं ना, तो जब हम लोग दूध पीते हैं तो कम खट्टा लगता है, लेकिन यदि हम लोग दही खाते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा खट्टा लगता है। और ये भी हम लोगों को पता है कि जो भी खट्टा पदार्थ होता है वह एक तरह का अम्ल होता है ना। तो यहाँ पर दही जो है सो खट्टा हो रहा है। कैसा हो रहा है? खट्टा हो रहा है। हम कहेंगे कि यह जो है सो अम्लीय की ओर ढल रहा है, अम्ल बन रहा है। इसमें क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है। इस बैक्टीरिया की वजह से ये दूध जो है सो दही में बन जाता है। किसमें? दूध दही में बन जाता है, और जब दही में बनता है तो यह एक तरह से अम्ल हो जाता है। तो इसका pH वैल्यू जो है सो ऑब्वियस है कि कम होगा। pH वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो वही पूछा है, दही बन जाने पर pH वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा? तो pH वैल्यू कम हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ज़्यादा या कम हो जाएगा? 6 से कम हो जाएगा। आंसर तो मिल गया। एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है। बेकिंग सोडा एक तरह का क्षारक होता है, हम लोगों को पता है। बेकिंग सोडा मिला देता है। तो क्वेश्चन नंबर ये में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर ये में कि ताज़ा दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बनाया जाता है? 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बनाया जाता है? ध्यान दीजिए, ताज़ा दूध का pH मान 6 होता है, लेकिन इसको 6 से थोड़ा क्षारीय इसलिए बना दिया जाता है ना, क्योंकि क्षारीय बनने के बाद थोड़ा अम्ल में बदलने में इसको लेट लगती है। क्या होता है? लेट लगती है। तो बेकिंग सोडा जब इसमें हम लोग डाल देते हैं तो ये दूध जल्दी से खराब नहीं होता है। दूध इसलिए खराब नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है यह ज़्यादा क्रिया ही नहीं कर पाता, इस पर ज़्यादा काम ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये दूध दही में बहुत लेट से कन्वर्ट होती है और ये दूध भी जल्दी से खराब नहीं होता है। इसलिए ग्वाला लोग क्या करता है, उसमें बेकिंग सोडा को डाल देता है ताकि दूध थोड़ा ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रह सके, ज़्यादा दिन तक अच्छा रह सके। समझे? आप लोग ग्वाला होंगे तो आप लोग जानते होंगे। अब ये सब बात तो सबको थोड़ा अच्छा पता होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, तो इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो दूध को दही बनने में अधिक समय, देखिए यहाँ पर pH वैल्यू 6 है। कितना है? 6 से मान लें इस pH वैल्यू को हमको 4 करना है। 4 करने में यहाँ पर हमको लग गया मान लें कि 2 मिनट का टाइम। मानने में क्या जाता है, मान लिए। लेकिन जब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो इसका pH वैल्यू 7 से 8 हो जाता है।
कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। मानने में क्या था? मान लिया 8 हो जाता है। और इसको पुनः हमको 4 करने के लिए यहाँ पर 6 से 4 करने में 2 मिनट लगा, तो यहाँ 8 से 4 करने में 4 मिनट लगेगा ना, 4 मिनट लगेगा ना। इस तरह से हम देख लिए कि यहाँ पर ज़्यादा समय लग रहा है। ज़्यादा समय इसलिए लगेगा क्योंकि इस दूध को पहले ही क्षारीय बना दिया गया है। कैसा बना दिया गया? पहले ही क्षारीय बना दिया गया, उसके बाद ही इसको फिर अम्ल बनाया जा रहा है। इस प्रोसेस में इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थोड़ा धीरे धीरे काम कर पाएंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। आपको आंसर डिस्प्ले हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जैसे कि कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में, यानी इसमें नमी नहीं घुस जाए, तो उसमें क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले में हम लोग छोड़ देते हैं ना, तो वह आर्द्र के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, कल भी ये क्वेश्चन आया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये जिप्सम बना लेता है। तो जब ये आर्द्र के संपर्क में आएगा तो ये जिप्सम बना लेगा ना। और ये जब जिप्सम बना लेगा तो ये पहले जम जाएगा, और हमको जमाना तो नहीं है, ये पहले कठोर हो जाएगा, और हमको कठोर तो करना नहीं है। और जब ये पहले कठोर हो जाएगा, उसके बाद यदि हम इसका यूज करेंगे तो ये काम ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा आर्द्रता से दूर रखा जाता है, ताकि यह पानी से, जल से या आर्द्र से अभिक्रिया नहीं कर पाए और अभिक्रिया करके कठोर नहीं हो पाए। समझ गए? अब है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण देखिए, जब हम लोग अम्ल और क्षारक को रिएक्शन करवाते हैं, तो अम्ल और क्षारक को रिएक्शन करवाने के बाद क्या होता है? उदासीन हो जाता है। जैसे कि अम्ल और कोई क्षारक है, ये रिएक्शन करता है तो लवण प्लस जल बनता है ना। लेकिन जब अम्ल की प्रकृति बढ़ जाती है, जब किसी कंडीशन में अम्ल की प्रकृति बढ़ जाती है, तो हम लोग उसमें क्षारक खाते हैं। तो क्षारक खाने के बाद क्या होता है? वह उदासीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? उदासीन। आप खुद अपने पेट के ही एग्जाम्पल से समझिए कि जब हम लोगों को अनपच हो जाता है, अनपच होता है तो हम लोगों के पेट में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसको हम लोग को उदासीन करने के लिए हम लोग क्षार खाते हैं, बेकिंग सोडा, जिससे क्या हो जाता है कि वह उदासीन हो जाता है और हम लोग का पेट ठीक हो जाता है। होता है ना। तो यही एक तरह से हुआ उदासीन। और क्या, अम्ल और क्षारक मिल करके, जब चाहे कभी क्षारक की प्रकृति ही बढ़ गया, क्षारक की खेत का ही एग्जाम्पल से समझिए कि किसान लोग जो फसल उपजाते हैं, जो उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो उसमें हम लोग अम्ल को बढ़ाने के लिए खाद डालते हैं ना। तो वहाँ पर क्षारक की प्रकृति, मान ले कोई खेत में क्षारक की प्रकृति बहुत ज़्यादा है, यानी इस मिट्टी में क्षारक बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? ऊपर से अम्ल को डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि क्षारक जो है सो उदासीन में हो जाता है और यहाँ पर फसल उगने लगता है और अच्छा से फसल हो जाता है। होता है ना। बस इसका एग्जाम्पल वही है। अब है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताएं। तो धोने का सोडा और इसका, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताएं। तो धोने का सोडा सबसे पहले समझिए। धोने का सोडा का यूज हम लोग पढ़े थे, कागज़ की फैक्ट्रियों में, कपड़ा की फैक्ट्रियों में किया जाता है। और यहाँ तक कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी धोने का सोडा का यूज किया जाता है। ये समझ गए। बेकिंग सोडा का यूज देखिए, बेकिंग सोडा भी हम लोग पूरा डिटेल से पढ़े हैं। बेकिंग सोडा में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी खस्ता, पकौड़े वगैरह बनाने में, स्वादिष्ट खाना बनाने में हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। और बेकिंग सोडा का यूज हम लोग खाना को जल्दी पकाने के लिए भी करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज। तो ये भी समझ गए बेकिंग सोडा को यूज, और कई सारा यूज हम लोग बताए हैं। तो यहाँ आकर के आपका ये क्वेश्चन और ये आंसर खत्म हो गया, और पूरा चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर का पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया, और आप लोगों को नोट्स भी मिल गया। यदि कोई स्लाइड आगे छूट गई होगी तो स्लाइड पीछे लगा दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो मिला, इससे आप लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय